बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुज़िश्ता रात कुछ आंधी चलने से अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आए। सो इस तरह के मौसम में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। वो लोग जो कि बाहर रोड पे होते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा एहतियात की, क्योंकि अब ये कुदरती आफात हैं। अल्लाह ताला रहम करे, किसी को बता के इस तरह से कुछ नहीं होता। सो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अगर कहीं आप रुक जाएं एक साइड पर होकर तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सो इसके अलावा जी हम ख़बरें दीगर भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ आगे चल के हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे जिनकी बर्थडे है, उनको भी हमने विश करना है। फिलहाल आगाज़ आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर क्या है जी? करंट लगने से एक शख्स जान बहक, तेज़ आंधी बारिश यालाबारी, कई दीवारें और दरख्त गिर गए। मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी, ताजिरों का फैसला मानने से इनकार। अस्पतालों में छठे रोज भी हड़ताल, इलाज के लिए आने वाले ख्वाब सर्विसेज जनाम, न्यू जैनल और में दीगर अस्पतालों में ओपीडी बंद। कॉफी 671 रुपीज में फरोख्त। महंगाई की तो खबरें आपसे हम शेयर करेंगे ही। थोड़ा सा आगे चल के दीगर खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और दुर्रे नायाब ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। आ जाते हैं पहली खबर की तरफ और पहली खबर है जी कल रात होने वाली बारिश के हवाले से। उससे पहले शहर में आंधी भी चली, तेज़ आंधी यालाबारी, कई दीवारें दरख्त गिर गए। करंट लगने से एक शख्स जान बहक भी हुआ। बहुत ज़्यादा एहतियात की, मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। इस तरफ तो आएंगे ही। इस तरह के मौसम में बिजली का तरसीली निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर होता है और बहुत सारे इलाकों में हमने देखा कि बिजली भी घंटों गायब रही। शायद सिप्रा साहब आपसे हम आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल जब आंधी आई है और उसके बाद तूफ़ानी बारिश हम इसको कहेंगे, और अचानक से इतनी तेज़ और मूसलाधार बारिश कि उसकी वजह से सिस्टम डैमेज होना और दीगर जो मामूलात ज़िंदगी मुतासिर भी होता है। ट्रैफिक की रवानी आप देखें कि वो किस तरह मुतासिर हुई, जाम रहा, सारी चीज़ें रहीं। लेकिन बारिश होना और उसके साथ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ख़राब ना होना, ये कोई बात समझ नहीं आती। इसने ख़राब होना ही होना है। उसकी क्या वजह है कि ओवरहेड हमारा सारा सिस्टम है, फिर बोसीदा सिस्टम है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो 35 से 40 साल पुराना वहाँ पोज नस्ब है, वही कंडक्टर है, वही ट्रांसमिशन लाइन्स लगी हुई हैं। कहीं अपग्रेडेशन हो जाती है, कहीं नहीं होती। ट्रांसफार्मर्स बार बार उतरना, बार बार उसको रिपेयर होना इलीगल तरीके से, वही दोबारा सिस्टम में नस्ब होना, ओवरलोडिंग। इन तमाम मसाइल का वजह क्या है कि जब भी बारिश होगी या आंधी चलेगी तो इसकी डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा, फिर ज़्यादातर इलाके कौन से इफेक्ट होते हैं आंधी की वजह से? जहाँ दरख्त हैं, ये हमारा माल रोड, कैनाल रोड और GOR के इलाके शामिल हैं, शादमान है। इसी तरह जहाँ दरख्त होंगे, गुलबर्ग में बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, फैसल टाउन है, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ दरख्त हैं और वहाँ पर आपकी डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी। सिस्टम के साथ जब टहनियाँ टकराएंगी, कटिंग भी करते हैं, 8-8 घंटे बिजली भी बंद की जाती है कि हम ट्री कटिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस के काम कर रहे हैं। उसके बावजूद मेंटेनेंस उस तरीके से नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए जी। फिर उसका नुकसान क्या होता है कि जब फीडर ट्रिप हुआ या ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया तो फिर 5-6 घंटे आपकी सप्लाई बहाल नहीं होनी जब तक वो फॉल्ट डिटेक्ट नहीं होना। और फॉल्ट डिटेक्ट करने का वाहिद तरीका है कि आपने उस 11 kV फीडर की पेट्रोलिंग करनी है, और पेट्रोलिंग के दौरान अगर आपको फॉल्ट मिल जाता है तो बिजली बहाल हो जाएगी उसको दूर करके। अगर नहीं मिलता तो फिर आपने ब्रांचेस की सूरत में जाना। ब्रांचेस क्या हैं कि उस 11 kV फीडर पे सपोज मैं मिसाल देता हूँ कि अगर 10 ट्रांसफार्मर्स रखे हैं तो पहले एक ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट करेंगे, वहाँ तक चलाएंगे, फिर दूसरे को। अगर जहाँ तक चलता गया वहाँ तक तो पता है कि फीडर ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पे फॉल्ट मिल गया, डिटेक्ट हो गया तो बहाल होगी। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हम लोग सिस्टम के अपग्रेडेशन पे इंसुलेटेड जो कंडक्टर है उसका इस्तेमाल कम करते हैं। जहाँ पे VVIPs रहते हैं, GOR का इलाका है, सब स्टेशन GOR है, वहाँ इंसुलेटेड कनेक्टर है कि आपकी टहनियाँ टकराएं भी तो आपका सिस्टम जो है ट्रिप नहीं होगा। अच्छा, आम जो घरों में है और आम जो हमारे सिस्टम है, बहुत सारे इलाकों में वो रूटीन का कंडक्टर इस्तेमाल हुआ है। इस डिफरेंस की वजह मुझे बता दें, अगर वहाँ हो सकता है तो बाकी इलाकों में क्यों नहीं हो सकता? VVIP ही कहना काफी है। नहीं सिप्रा साहब, नुकसान तो कंपनी को ही होगा ना। अगर इस तरह से कुछ खराबी होगी, घंटों इंतजार भी करना पड़ेगा उसकी रिप्लेसमेंट पे। कंज्यूमर तो इफेक्ट होगा। लेस्को को क्या नुकसान होगा कि उसकी बिलिंग इफेक्ट होगी। अच्छा। उसके यूनिट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, बिजली बंद है तो वो बिलिंग इफेक्ट होगी, अल्टीमेटली वो होगी। और ये देखें कि हर आने वाली बारिश में अगर करंट लगने के वाक़यात रूनुमा नहीं होते हैं जो,
उसकी क्या वजह है? एक छोटा सा काम जो हमारा स्टाफ नहीं करता, लाइन स्टाफ, कि आपने पोल की अर्थिंग नहीं करनी। अच्छा, अर्थिंग रॉड इनको मिलते हैं, वो उसको ज़मीन में दबाना होता है और साथ में पोल को वेल्ड करना होता है। ये इतना सा काम है। अगर खुदा न खास्ता उस पर मीटर्स लगे हुए हैं या इंसुलेटर जो है वो वहाँ से कोई डैमेज हुआ है, उसकी वजह से पोल में करंट आ रहा है, या कोई स्ट्रीट लाइट लगी हुई है उसकी तार डैमेज है, उसकी वजह से पोल में करंट आ रहा है, तो जब तक आप उसकी अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग हुई होगी तो पोल का करंट आएगा ज़रूर, लेकिन वो उस तरह नहीं होगा जिस तरह ये नुकसान दे रहा है। देखें, शादबाग में वाक़या होता है, एक बंदा जहाँ बाग हो जाता है, 4 झुलस जाते हैं। उनका अब जो झुलसे हैं, बिजली का करंट खुदा ना खास्ता ये इतना ख़तरनाक है कि इसकी रिकवरी नहीं है आसान। जहाँ से जिस्म ये जल जाता है वो रिकवरेबल बड़ी मुश्किल से होता है। दूसरा क्या हुआ कि आपके ये रेलवे ट्रैक्स के पास बर्ड कॉलोनी, यहाँ पे एक वाक़या हुआ, और ये तो बारिश होते साथ ही हो गया। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे बकरियाँ जो हैं वो भी इसी तरह हुआ कि पोल, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ लाइनें टूटी हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स टूट कर गिरी हैं, खुदा न खास्ता ऐसे हादसा नहीं हुए। ये बोसीदा सिस्टम अरबों रुपए लगाने के बावजूद हम अगर इसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे तो मेरे ख्याल में इसी तरह आंधी आती रहेगी। आप मानसून में देखिएगा कि आपका ट्रांसफार्मर डैमेज होना, 11 kV फीडर्स का ट्रिप होना, घंटों बिजली मुअत्तल रहना, ये होता रहेगा। रात 10:30 11 बजे तक जब तक मैं जाग रहा था, मैं मुसलसल कॉल भी लोगों की सुन रहा था कि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही। कोई कह रहा था 5 घंटे हो गए हैं, कोई कह रहा था 6 घंटे हो गए हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, लेस्को इस पर अपनी स्टेटमेंट ज़रूर जारी करता है और वो मीडिया उसको चलाता भी है। वो क्या कहते हैं कि मैं बताता हूँ वो क्या नहीं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होती है कि साथ में वो बिजली की बंदिश पे वो मादरत खा होते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे, साथ में अपील करते हैं कि बरकी इमलाक और बरकी तनसीबात हैं, इनके पास ना जाया जाए। उसकी क्या वजह है कि बारिश के दौरान जहाँ पानी जमा है या बारिश हो रही है उसमें नुकसानदेह होता है, और फिर हमारा भी कुछ जिम्मेदारी उसमें कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होगा उसके नीचे हमने रेडी लगा लेनी है। बिल्कुल, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा होगा उसके नीचे हमने दुकान से जा लेनी है। जहाँ ट्रांसफार्मर या पोज मौजूद होंगी, थोड़ी जगह हमें मिलेगी, हाँ, वहाँ पर बकरियाँ या हम अपने जानवर बांध लेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन कुछ हमें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है, लेकिन लेस्को के पोल में करंट आना ये टोटल उनका फेलियर है, ये टोटल उनकी जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसी है। दुरेनाया, अच्छा, जो कल बारिश का था, एक तो बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्के था और तैयारी उस तरह से नज़र नहीं आई। ख़ासतौर पर वासा की बात कर लें या बाकी इदारों की बात कर लें, लोकल सिस्टम डेवलप हुआ और लोकल सिस्टम इतनी जल्दी डेवलप हुआ कि इनको समझ नहीं आई। उसकी वजह यह है कि ये अलर्ट नहीं थे, और अलर्ट होने की वजह ये पहले बड़ी जल्दी से सारे बयान जारी कर लेते हैं, और वासा वाले बहुत ज़्यादा कहते हैं जी कि हम अलर्ट हैं, फील्ड में मौजूद हैं, बाकी रिवायती अंदाज से। लेकिन कल जो है ना, कल थोड़ा डिफिकल्ट था, और जितनी तेज़ी के साथ लोकल सिस्टम डेवलप हुआ ये सबके लिए अलार्मिंग था। इनको पहले से खबर होनी चाहिए थी, और इनको पीछे जहाँ से भी ये सिस्टम दाखिल हो रहा था, जिधर से भी डेवलप होता हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद ये पंजाब और फिर लाहौर में आया, तो इनको पूरी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। और इनके पास पूरा सिस्टम मौजूद है, ये नहीं है कि सिस्टम नहीं है, लेकिन रिवायती सुस्ती, लापरवाही कि आपने नज़र नहीं रखनी। आपने पूरे इस मानसून से जो प्री मानसून ऑपरेशंस हैं उस पर बैठ के आपने ये तमाम जो लोकल सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, आपने इसको नहीं देखना। नुकसान क्या हुआ है कि थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ी सी बारिश के बाद पहले ये बुखला गए हैं सारे, उसके बाद बारिश जब बड़ी अंदरून शहर में, ख़ासतौर पर लक्ष्मी में और आपके शादबाग के इलाके में, चौकनाफुदा में, इस तरफ, वहाँ पे फिर इनको पानी नहीं निकालने में मुश्किलात का सामना पड़ा है। और फिर कल एमडी वास्ते को खुद जाके मौके पे खड़े रहना पड़ा है। ज़ाहिर बात है वो खड़े होंगे तो काम चलेगा। तो तैयारी होनी चाहिए थी, और इस जो अब्रप्ट चेंज हो रहा है सिस्टम, अच्छा, मैं इसी तरफ आ रही थी, शायद इस वजह से तैयारी नहीं है। जून में इस तरह से मौसम हो जाना, बादल आए, आंधी चली, बारिश हुई, शायद प्रेडिक्शन उस तरह से आज सच नहीं, गैर मुतवक्के है ना। क्लाइमेट चेंज पे नजर रखनी चाहिए, इनका काम है, वासा का, बाकी इदारों का काम है। और वासा अगर कुछ जनरेट करता है तो डेफिनेटली वो लेस्को की तरफ भी जाता है, वो कमिश्नर ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में, दीगर मकामात पे हर जगह जाता है। और इससे पहले मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेरी नज़रों से गुजरा था तो PDM ने एक अलर्ट जारी कर रखा था, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, तो उसको भी शायद ये इग्नोर कर गया या उस तरह से उसको सीरियस नहीं लिया, रूटीन के अलर्ट समझे। तो चीज़ें कल मुश्किल थी लाहौर में, और शुक्र है कि बारिश थम गई, नहीं तो नुकसान बढ़ता जा रहा था। नुकसान। और दूसरा में खंबा है, ट्रांसफार्मर लगे, उससे अगर आप गुजर रहे हैं, साइड पर होकर गुजरे, ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद भी समझनी है और अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। बाकी ये कुदरती चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा सा अपने सेफ रहने के लिए खुद से थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। अच्छा जी, लाखों सारिफिन को बिजली के बिल ना मिले, तारीख गुजरने पर जुर्माने आयद, लेस्को की जानिब से डिलीवरी ना होने के साथ साथ
बिल्स ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जारी नहीं किए जा सके। शाहिद सिप्रा साहब, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? देखिए, बराह रास्त लेस्को जिम्मेदारी है और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टोरेट और आईटी जो निज़ाम है हमारा वो जिम्मेदार है। 15 बैज है, ये टोटल डोमेस्टिक बिल्स होते हैं, बैजेस होते हैं 1 से लेकर 15 तक, मतलब इसमें फॉल करते हैं आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर करते हैं। ये आखिरी बैज है, इसको 3 या 4 तारीख को प्रिंट ऑन होता है, या 3, 4 या 5 तारीख को ये घरों में डिलीवर हो जाता है। इशू क्या आया? इशू क्या है कि प्रिंटिंग डिले हुई है। ठीक है, प्रिंटिंग डिले किया वजूहात पे हुई है, इन्होंने जो कमर्शियल सार्फिन है उनकी बिलिंग रोकी हुई है, उसके साथ ट्यूबल्स के जो कनेक्शन है उनकी बिलिंग रोकी हुई है, उसके साथ जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है उनकी बिलिंग अभी तक रोकी हुई है। लेस्को क्लोज करती है अपनी बिलिंग 6 तारीख को, और 8 या 9 तारीख को उनके जो लाइन लॉसेज हैं वो सामने आ जाते हैं और रिकवरी की जो शरह है वो सामने आ जाती है। अभी तक लेस्को ने अपनी बिलिंग क्लोज नहीं की। उसमें एक ऐसा किया गया है कि जो सैंक्शन लोड है उसके मुताबिक कहा गया है कि जो कंज्यूमर्स हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, उनको कहा जाए कि उसकी बुनियाद पर उनको बिलिंग की जाए, यूनिट चार्ज किए जाएं। मुझे बताएं, अगर आप कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं या बिलिंग सिस्टम में कुछ तब्दीली करना चाह रहे हैं, तो आप 4-5 दिन पहले अचानक से एक लेटर जारी कर दें और उसके बाद करें कि आप ऑपरेशन फील्ड जो है उसको कहें कि आप इस पर इम्प्लीमेंट करें या अमल दरामद करें, तो मुश्किल हो जाता है। अब क्या होगा कि ये बिल जो अभी तक प्रिंट नहीं हुए और लोगों तक नहीं पहुंचे और इवन वेबसाइट पर जारी नहीं हुए, तो आप देखिए। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि किसी इलाके में ऐलान हुआ है कि इस महीने जो है वो बिल घरों में नहीं आने, तो लिहाजा ऑनलाइन आप निकाल कर जमा कराएं। नहीं तो फिर मुझे बताएं कि ये क्या इशू है, तो ऑनलाइन ना आने का मकसद देखें, ये चार्ज करते हैं आपसे, डिलीवरी चार्जेस होते हैं, बिल आपके घरों तक पहुंचाना लेस्को की जिम्मेदारी है और बर वक्त पहुंचाना। अब क्या है कि अगर ये प्रिंटिंग नहीं होती बर वक्त और मुकर्रर तारीख गुजर जाती है, तो आपके सारे जो जुर्माने हैं वो आपको अदा करना पड़ेंगे। लोगों की तो यही ख्वाहिश होती है कि बर वक्त उनको बिल मिले। अगर नहीं डिलीवर हुआ तो ऑनलाइन वो निकाल लें या वेबसाइट से, ये दोनों जगह पे मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में बिलिंग सिस्टम में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है और चेयरमैन बोर्ड जो है इनकी जानिब पे कहा भी गया है कि वो हमेशा एक डिपार्टमेंट का कहते हैं सबसे ज्यादा कि ओवर बिलिंग को खत्म करना है, और आईटी डिपार्टमेंट ने लेस्को को बेड़े गर्क करके रख दिया। अच्छा, और ये आईटी डिपार्टमेंट मैं इसलिए करा रहा हूँ कि सिप्रा साहब का जो महकमा है ना वो बड़ी ही तरतीब के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कनेक्शन काटने और मीटर उतारने आ जाता है। बस ये काम बिल आएगा, लेकिन वो जो अमल है ना वो ऐसा उनका महबूब अमल है कि वो कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि कोई डिफाल्टर हो जाए और हम जाके बस उसका मीटर उतार के, और उनकी आनी और जानियां देखने वाली होती है कि मोहल्लेदार में साथ किसी को पता भी नहीं लगता कि किस वक्त वो आए और मीटर उतार के ले गए। पहले सारे समझता रहता है कि मेरे घर में रूटीन की बिजली चली गई है, ठीक है, बिजली चली गई है, फिर वो देखता है कि यार सबके आ रही है, आसपास पता करता है हमारे क्यों नहीं आ रही, तो पता लगता है कि डिफॉल्टर होने की वजह से कोई बार मीटर उतार के ले गए। फिर वो मीटर लेने भागता है। फिर जो एक्सरसाइज होती है वो हम अब हर शहरी उससे गुजर चुका है, सबको पता बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यही कह रहा था, आप ये डिलीवरी सिस्टम के साथ पैरेलल पोर्टल सिस्टम भी तो लॉन्च कर सकते हैं ना, जिसमें मुझे पता हो कि मेरा इस महीने में ऑनलाइन कंज्यूमर नंबर डाल के देखूं मेरे इतने यूनिट हुए, इतना बिल हुआ है, और बैंकों के साथ मुंसलिक हो कि जिस तरह हम फौरी किसी बैंक से अपना जो भी अकाउंट है उसके जरिए बिल दे दें। मुश्किल काम नहीं है। और अगर इस पर शिफ्ट हो जाए अच्छे तरीके से तो फिर आपको डिलीवरी के जो चार्जेस हैं और डिलीवरी की जो हेक्टिक एक्टिविटी है वो करने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, इसमें मैं आ दूँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इस पर थोड़ा हो भी रहा है, इस पर काम भी हुआ है। नुकसान कहाँ पे हुआ है कि इन्होंने जिम्मेदारी लगाई लाइन स्टाफ की या रीडिंग सेक्शन की कि आप जाएं घरों में, और एक परफॉर्मा दिया गया कि इस पे आप जाएं, कंज्यूमर नंबर, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखवा के आएँ, ताकि जैसे ही बिलिंग हो तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाए और उस एसएमएस के जरिए आपको पता चले कि मैं इतने यूनिट्स जो हैं वो जलाए हैं और इतना मेरा बिल है और ये उसकी लास्ट जो है वो डेट होगी, वो मैसेज आ जाएगा। उसका नुकसान क्या हुआ, कुछ लोगों ने तो दे दिए बड़े आराम से। अब ये दिन में जाते हैं घरों में, अब दिन में मर्द हजरात घरों पे नहीं होते, खवातीन होती हैं। अच्छा, नुकसान हुआ, कहीं पे गालियां पड़ी, कहीं पे मल्लेदारों ने उनको भगा दिया, कहीं पे कहा जी हम नहीं देते आपने। अच्छा, उन दिनों क्या चल रहा था कि हुकूमत टैक्सेस लगा रही थी, वो उसमें था कि रिटर्न में आए, फाइलर बने, और ये सारी चीज़ें जब मिक्सअप हुई तो लोगों ने अपने मोबाइल नंबर देना छोड़ दिए, अपने CNIC नंबर देने छोड़ दिए। मुझे बताएं कि एक चीज़ जो आपके लिए मुस्बित साबित हो सकती है, आपको कबल अज़ वक्त उसका देखें, जैसे ही उसने प्रिंट होना है आपको मैसेज आ जाना, बिल उसके 4-5 रोज बाद आपके घर में डिलीवर होना है। अगर 4-5 दिन पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले तो आप ज़हनी तौर पर, वैसे तो घरों में यही होता है कि उन्होंने बिल के पैसे साइड पर रखे होते हैं कि कोई और काम करिए ना करिए, बिल लाजमी जमा कराना। तो ये असल कुछ लोगों को अभी जाता है SMS, लेकिन जिन लोगों ने अपने मोबाइल नंबर नहीं दिए, और आपके मैक्सिमम लोगों ने नहीं दिया, खवातीन के तो चलो अपनी बात के घरों पे होती थी, वो नहीं मोबाइल नंबर, इवन आपने खामन या भाई का तो दे सकती थी, वो भी नहीं दिया।
और वो जो मिक्सअप हुआ उसकी वजह से सारा हुआ। खवातीन शायद खामन का नंबर भी ना देना पसंद कर रही हूँ, आप मुस्कुरा रही हैं। अच्छा, मेरी बीट इससे भी 2 हाथ आगे। LDA में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ठक से आप अभी थड़े से बाहर नहीं निकलते, तो आपको मैसेज आ जाता है जी आपकी एप्लीकेशन आ गई, उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन मैं वही कहने लगी कि वहाँ पर भी फिर कुछ नहीं होता, वो लंबी तान से सो जाते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है दुर्रे ने, अब हम वापस आएंगे तो फिर मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है ताजिरों ने ये फैसला मानने से दिया है, मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी, ये फैसला किया गया है। पस पर्दा क्या मुहरकात हैं दुर्रे नायाब, वजह क्या बनी मार्केटें 8 बजे बंद करने की? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। मैं एक तो चलें इस हक में हूँ कि मार्केटें जल्दी खुलनी चाहिए और जल्दी बंद होनी चाहिए, लेकिन ये ईद के दिनों के करीब की और जिस वक्त आपको ज़रूरत होती है अशद कि आपको थोड़ा लोगों को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि लोगों की देखें एक्स्ट्रा शॉपिंग होती है इन दिनों में। लेट्स सपोज ये अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाता है तो 8-10 दिन के लिए होगा, ईद के करीब तो फिर ताजिर नहीं मानेंगे। मेरा ख्याल है कि ये लंबा चलेगा, क्योंकि इसको वजह ये बनाई जा रही है, ऊपर से फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये कहा है बड़ा वाजिया तौर पर कि ये हम अपना अखराजात को कम करने और अपने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पे जितना इस वक्त खर्च हो रहा है, जिस वक्त हमारे ऊपर जितना दबाव है इकोनॉमी पे, इसको कम करने में मदद मिलेगी। और पता नहीं महाना कितने करोड़ों की बचत हो जाएगी, अरबों में चला जाएगा, मंथली 2-3 महीनों का, पूरी कैलकुलेशंस हैं। लेकिन मैं इस हक में हूँ, देखें आप इस चीज़ से तो बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते ना कि आपको सुबह जल्दी उठ के अपने कामों पे जल्दी जाना चाहिए, आप सही कह रहे हैं, और जल्दी वाइंड अप करना चाहिए। चाहिए। तो देखे ना, अब आपकी मवेशी मंडियां भी लगने जा रही हैं। हमने पूरा कोशिश करनी होती है कि सारे काम जो है ना दिन के जमा करके रात को किसी वक्त मार्केट में जाके रश करते हैं, ठीक है। अब उससे 3-4 इम्पैक्ट हैं। एक तो आपका वक्त ज़ाया होता है, दूसरा आपका एक्स्ट्रा फ्यूल, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी ज़ाया होती है। आपकी जो पूरा दिन भर की जो एक्टिविटीज़ है आपने उसके अंदर ही चीज़ें मैनेज करनी होती है ना। आप ये तो नहीं हो सकता कि सुबह दफ्तर जाएं, दोपहर को या शाम को दफ्तर से वापस आ जाएं, उसके बाद आराम से 2-3 घंटे सुकून करें, उसके बाद आप पूरी फैमिली को लेके पूरे ख़ानदान को इकट्ठा करके कहीं बाज़ार चले जाएं, फिर सबको कहेंगे जी वहीं पे कुछ खाना भी खा लें, वहीं पे आप 6-7 घंटे फिरते रहें। तो ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। हाँ, ईद के दिनों में ये हो जाना चाहिए, क्योंकि ईद के दिनों में आपकी शॉपिंग आवर्स होती है, आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेना होता है, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए आपने बहुत कुछ करना होता है। तो इन दिनों में ये मंतक समझ से बाहर है कि ये क्यों कर रहे हैं। मतलब घर के जो मर्द साहिबान होंगे 10-15 दिन पहले या 8-10 दिन पहले वो लोग मवेशी मंडियों का भी रुख करते हैं, फिर जो शॉपिंग दूसरी रह जाती है आपने वो भी करनी है। और जितनी नौकरियां मुश्किल हो गई हैं, हमारी सरकारी और प्राइवेट नौकरियां कितनी मुश्किल हो गई हैं कि आप सारा दिन जॉब पे होते हैं, आप 12 घंटे 10 घंटे एवरेज हो गई है, चाहे कोई वो बैंक का मुलाजिम है, चाहे वो कहीं प्राइवेट नौकरी करता है, फैक्ट्री में काम करता है, हमारी तरह कहीं पे जर्नलिस्ट है, हम तो खैर 24 घंटे के गुलाम हैं। तो वो हर बंदा इस तरह मजबूर है, और ये मैं समझता हूं कि इसलिए दुख भरी दास्तान बीच में शामिल कर दी। शायद सिपरा साहब सेकंड करेगा इस बात। खबर पे मुस्कुरा रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि आपके शॉपिंग के पैसे बच जाएंगे? मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा था। मैं तो कह रहा हूँ मैं 8:15 साढ़े 8 बजे घर पहुंचूंगा तो मार्केटें बंद और क्या, ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है आजकल। ऑनलाइन छोड़ें, वो चुप चुप करके होती रहती है, वो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही ये है कि आप पहुंचे और फिर कहें कि आज चलें शॉपिंग के लिए, अच्छी बात है, लेके जाना भी चाहिए फैमिली को, बच्चों को भी, बहन भाई, ईद त्योहार ही ऐसा होता है, लेके जाएं। यहाँ तवानाई बचत की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। देखें, नून लीग माजी में थी तब भी हुआ था, जब सीएम शहबाज शरीफ थे तब भी आपको याद होगा। मुझे ये बता दें, ये फैसला अगर इम्प्लीमेंट होता है बचत कितनी होगी, कितना फायदा होगा? 300 मेगावाट की बचत होगी, बचत तो होगी। देखें 7 बजे मगरिब हो रही है, 1 घंटा आपने लाइट्स ऑन करनी है, अगर यही लाइट्स आपकी 4 घंटे ऑन रहती हैं या 3 घंटे ऑन रहती हैं तो उसका बड़ा फर्क है। इसका मतलब 60 लोड शेडिंग में कमी आएगी, लोड शेडिंग में भी कमी आएगी। देखें उसका क्या है, 8 से अभी 10 बजे तक मार्केट टाइम, बिल्कुल ऐसे हम उसको 8 बजे तक, 2 घंटे का फर्क है ना, तो 60% हम उस पीक आवर्स में हम बचत करने जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि लोड शेडिंग पे हमें जाना चाहिए। क्यों? उसकी वजह क्या है कि हम लोग जो जनरेशन करते हैं इतनी महंगी करते हैं तो बाद में यही ताजर, यही दुकानदार, यही मार्केट वाले सड़कों पे होते हैं कि ये टैक्स लग गया, ये फ्यूल प्राइस लग गया, ये भारी भरकम बिल आ गया, हमने अदा, ये बिल जलाए जा रहे होते हैं। ये होता रहा, ये लास्ट ईयर भी हुआ है और इस साल भी होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। उसकी वजह क्या है कि हमने उसी फर्निश से, उसी LNG से जनरेशन करनी है। अब क्या है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि मैक्सिमम जो लोड है वो कंज्यूमर पे ना डाला जाए। वो किस तरह नहीं डाला जाएगा कि आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो लगती है 8 रुपए 10 रुपए, पिछले साल 10 रुपए थी, इस साल 12-14 रुपए अभी तवक्को की जा सकती है जिस तरह कीमतें बढ़ी हैं।
वो ना मिले, वो ना लगे। तो जितने यूनिट्स कम कंज्यूम होंगे, जितनी जनरेशन कम होगी बिजली की, उसी तरह ये टैक्सीज और आपके फ्यूल प्राइस और क्वार्टर टैरिफ जो एडजस्टमेंट्स आती हैं ये कम होंगी, तो आपकी जेब पर बोझ एक तो ईद का कम पड़ेगा और एक बिल का जो है वो भी कम पड़ेगा। मैं शॉपिंग के हक में हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं शायद वो ये कह रहे हैं अपने बजट कर रहे हैं, हाँ, सफाइयाँ दे रहे हैं, सफाइयाँ दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं शॉपिंग पे जाएं। लेकिन देखे ना, दुर्र नयाब कह रहे थे कि हम लोग चले, हमारी ड्यूटी इस तरह की है, प्राइवेट जो है वो भी 4-5 बजे तक हो जाती है, हम लोग गवर्नमेंट वालों को 3:30 बजे घर भेज रहे हैं। उससे जाए ना 4 घंटे जाए शॉपिंग करवाएं, बिल्कुल ऐसे ही। वो क्यों दफ्तर बैठे रहते हैं? और सैटरडे संडे ऑफ भी दे रहे हैं। नहीं, सैटरडे संडे ऑफ भी दे रहे हैं, तो जाएं जाके करवाएं शॉपिंग। बिल्कुल अच्छा, इसमें जरूर 8 बजे के बाद सबसे वैलिड पॉइंट जो वो सफाई लोगों का ने भी बस है, जिस पे रिवायत मैं भी बना हूं, जिस पे आप भी इत्तेफाक करेंगी कि ये पीक आवर्स में जो है ना वो बिजली का यूनिट बहुत महंगा पड़ रहा रेट है। महंगा और अगर पीक आवर्स में आप 2 घंटे से बाजार कारोबारी मराकज बंद करके आप अर्ली ले जाए ना ऊपर थोड़ा सा, आप जो 12 बजे दुकानें खोलते हैं आप 10 बजे खोल दें। बस ताजिर और अब 10 इस बजे बात पे मार्केटें ना खोल के मैं ना बैठ जाए। मानूं, है ना, वो तो इस बात पे अब बात करने को तैयार ही नहीं है। वो इसलिए नहीं मानते कि ऊपर कोई कहने वाला, कोई पकड़ने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। आप सुबह 6 बजे दफ्तर आती हैं, अगर आप ना आए तो क्या हो आपके साथ? कोई डर है, कोई खौफ है, कोई बिल्कुल, टाइम सिस्टम पे है, पहुंचना ही कोई पहुंचना टाइम पे पहुंचना है, आपने काम करना है। आप लोगों को थोड़ी आदत तो डालें। आप लोगों को लाहौर में लोगों को आदत डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में लोग उस तरफ आ जाते हैं। आपका फिरोजपुर रोड सिग्नल फ्री, आपका जेल रोड सिग्नल फ्री लोगों को आदत नहीं थी, यू टर्न्स पे घंटा घंटा फंसे रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता अब सर्विस रेगुलेट हुई, लोगों को आदत पड़ गई, अब लोग उस पर स्लो स्लो स्मूथ होकर चलना शुरू हो गए। फिर टाइम लगता है ना, आप लोगों को उस तरफ लाएं तो सही। हमारे यहाँ बाजार, हमारे क्या बाजार हैं भाई, कोई बंदा ये कसम नहीं दे सकता कि कोई मार्केटें एक तरह की एक साथ खुल जाएगी। कोई कहेगा जो कपड़ों की दुकानें हैं वो तो 12 बजे से पहले नहीं खुलेगी। आप जहाँ चले कोई कहे अच्छा नाश्ता यहाँ पे 10 बजे नहीं खुलता, तो मैं सुनना, आप मुझे बताएं कि जहाँ पे सुबह का नाश्ते की दुकानें 10 बजे से पहले नहीं खुलती, वहाँ पे क्या हालात होंगे? नहीं तो आज समझती इस पे अमल दरामद होगा। हम तो कोरोना में शटर डाउन शॉपिंग करते रहे, सही कह रहे हैं। तो आप ये बिजली की बचत पे आप कह रही हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये अमल दरामद हो जाएगा? नहीं जी, मैं तो वही कह रही हूँ कि इन दी एंड हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर हुकूमत नहीं, क्यों टेकने पड़ेंगे? आप देख रियासत लीजिएगा, के सामने नहीं घुटने टेकने आप चाहिए। देख अच्छा, लीजिए। 9 मई के बाद भी आप ये कहना कह रही हैं? आप ये 9 मई के बाद भी तरकीब दे रही है, मुझे हैरान हुआ। रियासत के सामने कोई नहीं लड़ाई नहीं हो सकती। देखे, रियासती फैसला आपके अगर हक में है तो आप डायलॉग्स करें। हाँ, ये है कि ये जो ट्रेडर्स यूनियंस हैं, आपके ताजर बरादरी, अब इनको टेबल पे बिठाएं, इनसे बात करें। ये कहते अच्छा 2 घंटे में क्या फ़र्क आ जाएगा? सिर्फ फ़र्क ये होगा कि वो जिस तरह दुर्रे कह रहे हैं कि मगरिब के बाद आप खाना भी फैमिली का एक ही साथ हो जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएगी, यही होता है ना। आप उससे निकलें। अगर लोगों को पता होगा कि 8 बजे मार्केट बंद होनी है, और कोरोना में होती भी रही हैं, 7 बजे भी बंद होती रही हैं, हम लोग उन दिनों में भी ईदें गुजरी हैं, हमने उन दिनों में भी शॉपिंग की है। तो जिनको पता होगा कि 8 बजे शटर डाउन हो जाने हैं, तो मेरे ख्याल में 8 बजे के बाद कोई भी नहीं निकलेगा। मार्केट तक को पता होगा कि बंद होती है। हाँ, 12 बजे वो खोलें, वो 1 बजे खोलें, ये उनका अपना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुश्किल है इम्प्लीमेंट कराना फिलहाल जो सिचुएशन है, क्योंकि मैं कहता हूँ करना चाहिए, होना चाहिए, मैं तो खुद एग्री आसान है। देखिए, मुल्क की फलाह में और आपकी अपनी अगर फलाह में कोई काम है तो उस पे अमल दरामद होना चाहिए ना। आपकी जेब में कितना दबाव आ चुका है। मैं लेट्स सी, अब देखें किस पर अमल दरामद किस तरह से होगा और किस हद तक होगा और किस तरह इसको यकीनी बनाया जाएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे, और अब कुछ बात कर लेते हैं उन मसीहाओं का जिनके रहमो करम पे वो आवाम हैं, वो लोग हैं, वो बीमार मरीज़ हैं जो कि दूर दराज इलाकों से, दूर दराज शहरों से आते हैं और उन्हें यहाँ के पता चलता है कि डॉक्टर्स की हड़ताल है। कल पैरामेडिक्स के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि कम से कम OPD में 2,500 से 3,000 बंदा सर्विसेज हॉस्पिटल में हर रोज़ आता है, और वो OPD जब बंद है तो वो 2,500-3,000 बंदा जाता कहाँ है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ये हड़ताल, मुतालिबात तो माने गए हैं, अब हड़ताल का जवाब क्या है ये समझ से बाहर है। शहर के बड़े टीचिंग हॉस्पिटलों में स्टिल ये एहतजाज चल रहा है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले वाक़े के बाद ये सिलसिला इसी तरह से जारी है। अब कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? जो दरबदर मरीज़ हैं उनका पुरसाने हाल कौन है? क्या ये सब प्राइवेट क्लिनिक्स में जाएं, इन्हीं डॉक्टर्स के वहाँ इनकी हड़ताल खत्म हो जाएगी? शायद से प्रासा
देखिए ये उसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो वो मारपीट का वाकया हुआ था उसी पे हो रहा है। उसकी FIR भी हो गई है, बंदे भी गिरफ्तार हो गए। बंदे भी गिरफ्तार अब तो मेरे ख्याल में इन पे FIR होनी चाहिए कि ये जब अपना काम नहीं कर रहे, ये तो कोई तरीका नहीं है। नहीं, मेरा सवाल यही है, यही डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक में क्यों नहीं एहतजाज कर रहे? नहीं, लेकिन सिपरे का वैलिड पॉइंट है ना कि अब सेटल हो गया, सेटल आपको मारा। अच्छा, पहली बात तो यह है कि उस मारने की जो वीडियोज आई, ये नौबत ही क्यों आई कि डॉक्टर्स को गिरबान से पकड़ना पड़ा। पहली बात तो ये है कि आप और हम लोग सब जाते हैं हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल में कोई हमारे जाए रिश्तेदार अजीज और अकारिब रोज जाते रहते हैं। हम लोग कहते भी हैं कि डॉक्टर के पास चले जाएं, चेकअप करवा लें। बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि ये नौबत यहाँ तक पहुंची क्यों कि उस डॉक्टर पर हाथ उठाना पड़ा। नहीं उठाना चाहिए था। उसके और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन चूंकि डॉक्टर्स आपस में हर डिपार्टमेंट में होता है वो तहकीकात, इंक्वायरियां सब जमीन बोस। उनको गुस्सा था, उनका एक नुकसान हुआ, उसकी बुनियाद पर किया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? FIR हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया, वो लोग गिरफ्तार हो गए, उनकी तस्वीर वीडियो सामने आ गई, मीडिया पे सब ऑन एयर हो गया, सब चल गया। अब अदालत में उनका केस जाएगा, अदालत सजा दे जजा दे, वो अदालत का मामला है, इन्वेस्टिगेशन में जो होगा। उसके बाद ये 6 रोज से क्यों हड़ताल पे बैठे हैं? ये तो अब जवाब ही नहीं बनता। देखें, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो उसमें आपने लिखा, तो मसीह हैं आपने तो खिदमत करनी है, आपका तो खिदमत का लफ्ज लिखा होता है। अब वो सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करें, हमारे यहाँ यही है कि डॉक्टर्स यही करते हैं कि एक छोटा सा इंसिडेंट होता नहीं है, फिर पूरा महीना उस पर एहतजाज चलते रहते हैं। ये कोई नहीं, पसे पर्दा मुहरकात कुछ और होते हैं। इस एहतजाज और इस तरह की हड़ताल जो होती है, इसके पीछे मुतालबात कुछ और होते हैं जो मनवाना चाहते हैं। फ्रंट पे ये रखा जाता है कि मारपीट, ये तो कई वाकयात होते हैं, कई दफा CCTVs आई हैं, ये तो हॉस्पिटल्स में होता रहता है ऐसे। लेकिन जब कानून ने रास्ता ले लिया था तो उसके बाद इनका बिल्कुल जवाब नहीं बनता कि ये हड़ताल करें या OPDs को बंद करें। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और इनको पूछना चाहिए कि आप लोग अपनी ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे। जितने टीचिंग हॉस्पिटल हैं, हजारों की तादाद में हर रोज मरीज आ रहे हैं, वापस लौटे हैं, दुरे ना। ये मुश्किल सिर्फ जो उन लोगों की हैं जो बेचारे गरीब है, वो लोग जिनकी कुछ सुन नहीं सकता, वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। मेरा ख्याल है कि जलादों से भी बुरा सलूक बाजुकात सरकारी अस्पतालों में उनके साथ होता है। तब क्या हम लोग भी, मेरे भी खानदान वाले सरकारी अस्पतालों में इलाज करते हैं, तो हम फिर क्या थानों के बाद जाके बैठ जाएं? जब हमसे कोई पैरामेडिकल कोई डॉक्टर जो है वो अच्छा सलूक ना करे, हमारे बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को, वालदैन को अच्छे तरीके से ट्रीट ना करे, तो हम अपने आप को क्या आग छिड़क के लगा लें हॉस्पिटल के सामने? तो फिर इनको बराबरी का एहसास होगा कि उस वक्त किस तरह का बर्ताव हुआ। अब जब इनको VIP ट्रीटमेंट दी गई है इस गवर्नमेंट में, इनको सारा फौरी तौर पर पे FIR करवा के बंदे आगे करके इनको कूल डाउन किया गया है। ठीक है, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, किसी डॉक्टर पे हाथ उठाने का जवाब नहीं बनता था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट हरकत में आई और मिनटों के अंदर उन्होंने पूरा एक्शन लिया। उसके बाद अगर आप किस बात पे अब बैठे हैं और किस बात पे आप रोजाना 2-2, 3-3 हज़ार एक हॉस्पिटल में बंदों को टरखा रहे हैं, उनको अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ रहे हैं, तो फिर मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, जज्बात में आने की बात नहीं है, लेकिन जब कुदरत से फिर आप पंगा लेंगे तो फिर कुदरत का भी कानून होता है। उसको मैं समझता हूँ कि ना मुझे हाथ में लेने की जरूरत है, ना किसी डॉक्टर को, ना किसी पुलिस वाले को, ना किसी सियासतदान को, ना किसी साहिब इख्तिदार को। आप कुदरत की तरफ ना चीज़ों को लेकर जाएं। लोग बेचारे, बहुत बुरी हालत है, लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां डायग्नोज हो रही हैं, ऐसे ऐसे उनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जो बेचारों को खुद नहीं पता। उनके पास टेस्ट कराने के पैसे नहीं है, अस्पतालों में मामूली अद्वियात नहीं है, वो कहाँ जाएं? या और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग, जिन्होंने अपनी बीमारियों को छुपा लिया है, वो बेचारे कहाँ जाएं कि वो इलाज नहीं करवा सकते। और जहाँ अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ मसीहाई जो है ना, वो अपनी एक मसीहाई दिखा रहे हैं दुनिया को। तो इस तरह अगर ताकत का इस्तेमाल आपने सिर्फ आम लोगों के सर पे करना है तो यार ये तो ज्यादती है। एक मसीहा जो थी उनका भी हम रूप देख चुके हैं, इन मसीहाओं का भी जिक्र कर रहे हैं, वो उनके साथ बैठा करती थी ना। आप तो उनकी बात ही नहीं कर रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन अस्पतालों से सभी को दूर रखे, क्योंकि यहाँ पे किसी को रहम नहीं आने वाला। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। अब आपको खबर ये देनी है कि जी कॉफ़ी, खुश्क दूध और इसके अलावा दीगर चीज़ें महंगी होने जा रही। कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतों में भी इजाफा किया गया, इजाफा कंपनियों ने वापस ले लिया। महंगाई की लहर नहीं थमने वाली है, मजीद महंगाई होगी शायद से। साहब एक कमेंट चाहिए आपका। बस जेब पे बार हो रहा है तो होने दें, अल्लाह वारिस है, फिर क्या। लेकिन गवर्नमेंट को संजीदा होना है। ना इनके टैक्स रेवेन्यू के अहदाफ पूरे हो रहे हैं, ना इनको बचत हो रही है, ना इनके अपने अखराजात पूरे हो रहे हैं, तो लोगों की बदुआएं लेनी है। मसाइल आपके झुके तो हैं, तो वाकई बात अब रहम करें। अब ये टाइम ऐसा नहीं है फिर आप इलेक्शन में हार जाएंगे और लोगों की बदुआएं लेके आप सारा जो है सुबकी होगी, तो फिर आप कहेंगे कि ये हमारे साथ ज्यादती हो गई है। फिर यही ओपोजिशन में बैठ के कहते हैं जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है। यानी ये नहीं होना चाहिए। बेहतरीन मुफाद में वो जो चीजें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी अल्टीमेटली, अगर आप आवाम की सपोर्ट चाहते हैं। वाइंड अप करेंगे हम। थैंक यू सो मच नाज़रीन। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। वर्ल्ड फूड डे है। फूड खुराक है तो ज़िंदगी है। अब इस खुराक को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और सितम ये है कि इस खुराक को जब हम तक पहुंचाया जा रहा है तो वो किस तरह से पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बेफिक्र रहिए, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का इदारा है। हमने दूध पे बात की, हमने चिकन की बात की, मीट की बात की। ये वो सब चीज़ें हैं जो कि हम अपने घर लेकर आते हैं कि महंगी ख़रीद के लेके आते हैं कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है, सो उन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध में मिलावट है, चिकन आपके सामने जी, हम अक्सर आपसे क्या हालात हैं टोरंटन मार्केट के वो शेयर करते रहते हैं। फिर उसके अलावा सब्जियों को अगर कहीं पर गंदा पानी लगाया जा रहा है वो हम आपसे खबरें शेयर करते रहते हैं। सो इन सब चीज़ों को कैटर करने के लिए जो बाहर आपको खुला खाना मिलता है और रेस्टोरेंट्स में अगर आपको खाना जो है वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मिल रहा है, एक इदारा है फूड अथॉरिटी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप तक जो खाना पहुंच रहा है, आप तक जो फूड पहुंच रहा है, उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जा सके। सो जी, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हमें ज्वाइन कर चुके हैं राजा जहांगीर अनवर साहब। कुछ ही हफ्ते हुए हैं इन्हें अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए, तो सबसे पहले ये अपनी जिम्मेदारियों को कैसे देखते हैं, कितना बड़ा चैलेंज है इतने बड़े शहर में। मेरे ख्याल से आपके लिए चेक एंड बैलेंस रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। सो अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा इंट्रो भी दिया। मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि हमारे दीन में भी हलाल खाना और तैयब खाना, ये दोनों चीज़ों, तैयब खुराक और हलाल खुराक पे बहुत ज़्यादा फोकस है। हलाल तो वो है जिस पे अल्लाह का नाम लेके इस्तेमाल किया जाए, और तैयब वो है जो साफ़ खुराक। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है साफ़ खुराक का। और आपके जैसे आपने भी अपने इंट्रो में भी बात की कि ये सिर्फ पाकिस्तान या पंजाब, ये पूरी दुनिया का चैलेंज है इस वक्त। जितनी तेज़ी से फूड कल्चर चेंज हुआ है, ये आपको जैसे पता है कि ग्लोबल विलेज बनी दुनिया, तो उसमें जहाँ पे हमारा डिफरेंट कल्चर फैशन इधर आए, फूड भी पाकिस्तान में इसी तरह की वेस्ट से इधर आ गई। लेकिन कुछ हमारी ट्रेडिशनल कुछ मसाइल हैं, कुछ नए मसाइल हैं। मैं एक बात शुरू करूँगा ट्रेडिशनल चैलेंजेस से। आप पूरे पाकिस्तान में या पूरे पंजाब में देखती हैं कि रेहड़ियों का कल्चर है रोड साइड कार्ट्स पे, जहाँ पे आपको समोसे, पकोड़े, फ्राइंग चीज़ें, कुक्ड फूड, पैकेज्ड फूड, रॉ फूड, ये सारी मिलती है। अब वहाँ पे हमने हमारी इंटरवेंशन आने जा रही हैं। हमने 3 मसाइल आइडेंटिफाई किए, जिसमें नंबर 1 ये था कि आपने देखा होगा कि हमारी गंदी प्लेटों के साथ वो खाना होता है। गंदी प्लेट को गंदे पानी में डिप करके गंदे कपड़े से साफ करके वो अगले बंदे को खाना डाल के दे देता है। उससे जो फूड रिलेटेड बॉर्न डिजीज़ हैं उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। हम ये कोशिश करने जा रहे हैं कि ये रोड साइड कार्ट्स में डिस्पोजेबल प्लेट्स लेके आएँ, डिस्पोजेबल ग्लास लेके आएँ, 1 टाइम यूज़ वाले। नंबर 2, वो जो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ आपको खाना सर्व कर रहा है या बेच रहा है, उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वो टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी चीज़ें उसकी क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक गरीब आदमी काम के लिए कि मैं गरीब हूँ तो मैं ये अलाउ कर दें हम उनको, लोगों की सेहत के साथ खेलना, ये नहीं होगा। हम पूरी एक कैंपेन हमने लॉन्च कर दी हुई है। हमने उसको लाहौर से पायलट कर रहे हैं। पूरे लाहौर के रेडी वाले जो है हमने रजिस्टर्ड कर लिए हैं। अब उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर तो मतलब रेडी वालों को रजिस्टर्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गली मोहल्ले हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर हैं, बाजार हैं, मार्केटें हैं, तो डू यू थिंक कि ये इतना आसान काम नहीं? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक मोहतात सर्वे के मुताबिक 1 मिलियन 10 लाख फूड बिजनेस ऑपरेटर पूरे पंजाब में हैं। फूड अथॉरिटी 2017 से पूरे पंजाब में इसका दायरा इख्तियार बढ़ा है। आज तक 3,55,000 हम लाइसेंस लोगों को दे चुके हैं, रजिस्टर्ड कर चुके हैं। उसमें ये जो बेकरियां हैं, मिठाई की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये दूध की दुकानें, ये सारी उसमें शामिल। और हमारी ये कैंपेन चल रही है। हम एक कोशिश करने जा रहे हैं इंशाल्लाह कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर 31 दिसंबर तक हम 5 लाख लोगों को रजिस्टर्ड कर सकें। मैं रेडियो की बात पे दोबारा वापस आऊँगा। और तीसरा, आपने देखा होगा कि वहाँ पे कूड़ा करकट वहीं पे पड़ा होता है, उसकी वजह से भी मक्खियाँ मच्छर उठ के उस पे आते हैं खाने पर, वही खाना हम लोग खा भी रहे हैं। यानी फूड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की पंजाब फूड अथॉरिटी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कुछ चीज़ें जिस पर हम अक्सर देखते हैं कि फूड अथॉरिटी हमेशा कार्रवाइयाँ करती है और हमेशा उन्हीं चीज़ों पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। दूध की क्वालिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ मिली लाहौरियों को ख़ास तौर पर। इसके अलावा हमने हमेशा देखा कि रेस्टोरेंट्स में भी कार्रवाइयाँ की गई, फूड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी किस तरह से इंश्योर किया जाता है जो शहर में दूध आ रहा है
जो ट्रिलिंगटन मार्केट से लोग चिकन खरीद के लेके जा रहे हैं, ऑल्दो ये एक मुश्किल टास्क है। सबसे पहले मैं दूध की बात कर लूँगी, मिलावट माफिया से कैसे जान छुड़ाएं हम? ये अभी 1 जून को पूरी दुनिया में मिल्क डे मनाया जाता है और हमने पंजाब फूड अथॉरिटी ने तारीख में पहली दफ़ा हमने अपना एक डेडिकेटेड मिल्क डायरेक्टरेट कायम किया है। ये मिल्क डायरेक्टरेट जो है इसका काम सिर्फ दूध पे होगा। उसके लिए हमने लिंकेजेस डेवलप किए हैं तो अपनी तमाम वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ये जितनी हमारी यूनिवर्सिटी जैसे लाहौर में यूवैस है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज है, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हर जगह जितनी यूनिवर्सिटी तक, क्योंकि इसमें रिसर्च का पहलू बहुत अहम है, तो हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक लिंकेज डेवलप की है। सेकंड, ये गवाला एसोसिएशन, मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उनको ऑन बोर्ड लिया है। तीसरा, हमने इस चीज़ को बिल्कुल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो मल्टी नेशनल इस फील्ड में हैं उनको साथ लिया है। और मैं आपको बताता चलूँ, सबसे बड़ा रोल इसमें कंज्यूमर्स का है, सिटीज़न का है, आम शहरी का है। हमारी जो लेबॉरेटरी है मुस्लिम टाउन पे, वो फ्री आपका चेक करती है, मिल्क चेक करती है, उसकी क्वालिटी चेक करके देती है आपको कि उसमें फैट कितनी है, उसमें वाटर कंटेंट। तमाम शहरियों के लिए ओपन इनविटेशन है, कोई भी आके वहाँ टेस्ट करा सकता है और बता सकता है कि जी फलां जगह से उन्होंने दूध खरीदा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो बहुत ख़तरनाक वो है केमिकल, जो अमेज़श होती है दूध के अंदर। हम उसके लिए हमारी टीमें, जब लोग सुबह अपने घरों में होते हैं, हमारी टीमें जो है, मैं लाहौर की खास तौर पे बात करूँ, लाहौर में 15,000 मिल्क और डेयरी शॉप्स हैं सिर्फ लाहौर के अंदर। अब हम थ्रू आउट चेकिंग जारी रहती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, पूरे पंजाब में हमारी टीमें 1700 से 1800 इंस्पेक्शन डेली बेसिस पे कर रही होती हैं। लेकिन हम जो लाहौर में मिल्क के हवाले से हमारा काइनेटिक ऑपरेशन चल रहा होता है, मुल्तान रोड पे, सगियाँ पे, फिरोजपुर रोड पे हमारी टीमें मौजूद होती हैं। जो भी लाहौर के बाहर से मिल्क आ रहा होता है उसको चेक करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हम दूध वहाँ गिराते। लेकिन सर, जो दुकानों पे लाके मिलावट हो जाती है, फिर उसका रिस्पॉन्स? जी, हम दुकानों पे भी इसी तरह का क्रैकडाउन जारी रखते हैं। जैसे मैंने भी बताया ना कि डायरेक्टरेट ऑफ मिल्क को हमने ये टास्क किया है कि वो ऐसी किट्स भी बनाएं। ये मैं आपके प्रोग्राम में एक न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ। हम अपनी लेबॉर्ट्री, जो कि हमारे पास साइंटिस्ट हैं, फूड साइंटिस्ट हैं, हमने उनको टास्क किया है और इंशाल्लाह उस पर जल्दी हम आपको खुशखबरी भी सुनाएंगे कि जिस तरह घर में बैठ के भी कोई भी अपना मिल्क खुद टेस्ट कर सकता है। गवाला जो आपके घर दूध दे के जाता है, उसमें तो मानना नहीं है कि मैंने को मिलावट की है, लेकिन जो ख़वातीन हैं घर में जो इस्तेमाल करती हैं, दूध इस्तेमाल करती हैं, हम कुछ स्ट्रिप्स बना रहे हैं ऐसी कि वो आप स्ट्रिप्स चेक करेंगे तो उसका अगर रंग चेंज हो जाएगा तो पता चल जाएगा ये दूध में मिलावट है। तो उसके लिए हमारी टीमें काम कर रही है। हमने को 20-25% काम मुकम्मल भी कर दिया इस पर, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले चंद महीनों में हम इस तरह की स्ट्रिप बनाने में काबिल हो जाएंगे जो दूध की मिलावट पहले डिटेक्ट कर ले। बहुत अच्छी चीज़ है। फिर लोगों को भी इस बारे में अवेयरनेस देनी होगी कि जी आप अगर कोई चीज़, क्योंकि आपको पता है दूध दही के रेट कहाँ पर हैं, सो वो चीज़ें इतनी महंगी खरीद के भी अगर आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो मेरे ख्याल से इस पर जो है आप लोगों को बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहिए। चिकन माफिया जो है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा अपने नाजरीन की शिकायत भी यहाँ तक पहुँचाते हैं और हमारे रिपोर्टर्स लाइव भी जाकर ट्रिलिंगटन मार्केट के हालात दिखाते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला जो हमारी कौम का है वो है हाइजीन का, साफ सफाई का। एक होती है फूड हाइजीन, एक पर्सनल हाइजीन और एक है वर्क प्लेस हाइजीन। जो ट्रिलिंगटन मार्केट का आपने बार बार जिक्र भी किया, और हमारा जिस माहौल में वो चिकन को काटा जाता है, रखा जाता है, वो इतना ख़तरनाक है। सर, इससे ख़तरनाक तो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त है। जी बिल्कुल ऐसे ही कह रही हैं आप। और उसके बाद ये जितना पूरा का पूरा माफिया, चूँकि इसमें क्विक मनी है, ईजी मनी है। हमारी टीमें, मैं आपको जैसे बताऊं कि सिर्फ रमज़ान के अंदर हमने 12 करोड़ रुपए के जुर्माने किए इन चीज़ों पे। हमारा हर महीने डिफरेंट किस्म की FIRs होती हैं, सैकड़ों FIRs देते हैं हम, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूट करते हैं, इनके खिलाफ हम जुर्माने करते हैं, इनको हम इनके दुकानें सील कर देते हैं। और उसके बावजूद, और इसके अलावा हम उनको एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एडवाइजरीज करते हैं। हमारी टीमें सिर्फ जाके चेक नहीं करती, उनको बाकायदा एडवाइस भी करती हैं कि कैसे काम करना है। लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा माफिया इसके अंदर आ चुका है और वो हमें एक जगह से रोकते हैं, वो दूसरी जगह पे निकल आता है। इसके लिए आपके शहरी, आपके लोग, ये सारे मीडिया, सबको तावन करना पड़ेगा। इनके खिलाफ बाकायदा तौर पे, जिस तरह हमने कोविड में, डेंगू में, सब ने मिल के काम किया, मिलावट के खिलाफ, गंदी खुराक के खिलाफ। जब तक शहरी नहीं साथ देंगे ये ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब रेस्टोरेंट्स की तरफ मैं आना चाहूँगी। लाहौरी आपको पता है खाने पीने के शौकीन हैं, और आपका वीकेंड हो और आप लोग फैमिली के साथ बाहर ना जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। सो रेस्टोरेंट्स पे किस तरह से आप कार्रवाइयाँ करते हैं, किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखते हैं? मेरे ख्याल से ना सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि छापे मारे जाएं, सजाएं दी जाएं, एप्रिसिएशन वाला भी ज़रूर एलिमेंट होना चाहिए। जहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा है उनको अप्रिशिएट भी करें। यहाँ पे बहुत अच्छी बात आपने की।
देखिए रेस्टोरेंट के 3 हिस्से होते हैं। एक जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं, बड़ी साफ़ सुथरी जगह होती है, एसी लगा होता है, चमक धमक होती बड़ा है। अच्छा होता है। उसके पीछे किचन है। असल में सारी गेम किचन में हो रही होती है। Exactly. और किचन से पहले भी जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बाहर से चीज़ ला के वो पका के दे रहे हैं। ये 3 हिस्से हैं। और जो सर्वर है, जो सर्व कर रहा है, उसका मेडिकल स्क्रीनिंग, क्या वो बीमार तो नहीं है, क्या उसकी वजह से आपको कोई बीमारी तो नहीं लग सकती। मैं आपको यहाँ बताऊँ, हमने इस दफ़ा पूरे पंजाब में एक सर्वे के मुताबिक हमने जितनी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे बड़े बड़े आपके यहाँ पे जो हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं वो किसी ज़माने में नो गो एरियाज़ थे। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में 2-2 लाख तक लोग रहते हैं और उनके पास 400-500 दुकानें हैं जहाँ पे मीट, मिल्क और ये बेकरीज और स्वीट शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। हमने उनकी इंतज़ामिया के साथ मिल के एक पूरा प्लान शुरू करके प्रोग्राम इस वक्त जारी है। लाहौर की जो सबसे बड़ी टॉप 5 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हमने उसको सेफ फूड जोन कर दिया। हमने उनकी तमाम जो फूड आउटलेट्स हैं उनको स्क्रीन कर दिया है, उनको हमने एडवाइस कर दिया है, जहाँ जहाँ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है वो करवा दी है। अब वो आम शहरियों के लिए वो सेफ फूड जोन्स हैं। बाकी जहाँ पे फूड स्ट्रीट्स हैं वो भी हमारा काम शुरू है। हमारे जो डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स हैं उनके अंदर फूड कोर्ट्स हैं, वहाँ पे भी काम जारी है। हमने अब वो एरियाज उठाए हैं जो इससे पहले कभी टच नहीं किए गए थे। और ये वो समझे जाते थे कि ये, जैसे आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि रेस्टोरेंट में लोग तो बड़ी खुशी से जाते हैं, अच्छा माहौल होता है तो उनको लगता है खाना भी अच्छा होगा। अब हमने उन्हीं का मामलात को देखने शुरू किया है, ख़ास तौर पे उनके किचन्स को। और किचन में भी मैं आपको, आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि हम इनकरेज कर रहे हैं कि आपका किचन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शीशा लगा होना चाहिए, लोगों को नज़र आना चाहिए कि कैसे खाना पकाया जा रहा है। क्या जो शेफ़ है उसने हेड नेट पहना हुआ है, उसके ग्लव्स हैं, उसने मास्क पहना हुआ है, उसकी कोई बीमारी, कोई ब्रेथ, कोई उसका फूड टच तो नहीं कर रहा वो अपने बेयर हैंडेड। ये सारी चीज़ें हम इंश्योर कर रहे हैं ताकि आइंदा से, और ख़ास तौर पे मेडिकल स्क्रीनिंग, हमने मेडिकल स्क्रीनिंग आउटसोर्स कर दी है। पहले पूरे पंजाब से सैंपल जो थे मेडिकल स्क्रीनिंग के, वेटर्स के, शेफ़ के, कुक्स के, वो हमारे पास आते थे। अब हमने हर ज़िले में कर दिया है कि हमने कंपनियों को प्री क्वालिफाई करके अब हर बंदा वहाँ से करवा सकता है। अगले 3 माह में हम ज़ीरो टॉलरेंस पे जाएंगे। जिसकी रेस्टोरेंट पे मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होगी हम उसको सील कर देंगे। हम लोगों की ज़िंदगियों के साथ किसको खेलने नहीं देंगे। कॉम्प्रोमाइज़ होना भी नहीं चाहिए। बेकरीज के हवाले से मैंने एक टाइम में देखा, पंजाब फूड अथॉरिटी बड़ी मुतहरिक थी और बेकरीज के प्रोडक्शन यूनिट, वहाँ से गंदे अंडे भी बरामद होते थे, वहाँ पर चूहों की भी भरमार होती थी। अब हमारे लाहौरियों की तो आदत, आप बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी चाय का भी हिस्सा रहती हैं, नाश्ते का भी हिस्सा रहती हैं, तो उसके लिए कैसे चेक एंड बैलेंस? ये बड़ी अच्छी आपने बात की। जो हमारे जो रोटन एग्स, गंदे अंडे जिसको कहा जाता है, ये जो हैचरी से अंडे जिसके अंदर से चूजे नहीं निकल पाते, उन अंडों को फिर ये बेकरियों में यूज़ किया जाता है और वो बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है, क्योंकि जो हैचरी के बाद अंडा जो है उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो चुका होता है। जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपके अंदर भी वो बीमारी लेके आएगा। अभी कल हमने 20,000 ऐसे अंडे पकड़े हैं जो बेकरियों में जा रहे थे, 20,000। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी पूरी इकॉनमी जो है तकरीबन ये 1 करोड़ एग्स की है जो 1 महीने में हैचरी से निकल के बेकरीज में आते हैं। हमने इनकी पूरी की पूरी इस पर हमारी विजिलेंस है, हम इसको बाकायदा इंटरसेप्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कल इसी वक्त हमारी टीम ने 20,000 अंडे पकड़े जो लाहौर की बेकरी में जाने थे। हमने उनके खिलाफ FIR भी दी है, हमने उनको पूरा वो सील भी कर दिया और हमने कॉन्फिस्केट भी कर लिया उनका सारा पैराफर्नालिया। पूरे पंजाब में इस वक्त, आज भी सुबह हमारी मीटिंग हुई, पूरे पंजाब में क्रैकडाउन जारी है। जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं ये वहाँ पे अंडे रखे जाते हैं। हमने कोल्ड स्टोरेज पे अब छापे मारने शुरू किए हैं कि वहाँ पे अंडे क्यों रखे गए हैं, क्योंकि ये वो अंडे हैं जो हैचरी से निकल के आ रहे हैं। आपने बड़ी सही बात की, हमारी जो बेकरीज हैं इनके जो पीछे कारखाने हैं, क्योंकि बेकरियाँ तो बहुत खूबसूरत वेल लिट और बड़ी शीशे वगैरह लगे हुए बड़ी साफ़ सुथरी होती हैं, लेकिन जहाँ से माल आ रहा है वो हमारी जिम्मेदारी है। हमने आज भी लाहौर की 7 बेकरियाँ सील की हैं जहाँ पे उनके कारखाने, जहाँ पे वो बन रहा था मामला। हम इसके बाद आगे भी जाएंगे। जिस बेकरी का कारखाना पकड़ा जाएगा हम उस इलाके में बैनर लगा के उसको नेमिंग एंड शेमिंग करेंगे कि ये आपको खिला रहे थे, ताकि पब्लिक प्रेशर भी इन पे आए। बिल्कुल, ताकि लोगों को भी पता चले और इन अवामिल को, आपको मंजर आम पर इन अनासर को लेके आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ कहीं पे बात होती है इंसानी सेहत की वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं। थैंक यू सो मच सर, गुड लक। मैं आपसे चीज़ें पूछना चाह रही थी लेकिन माजरत टाइम की कमी की वजह से हमें लिमिटेड रखना पड़ता है गुफ्तगू को। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी। अल्लाह।